देश में एक ही दिन में 4 से बढ़कर 21 तक पहुंच गए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज। देश में नए वेरिएंट के अब तक कुल 21 मामले सामने आ चुके हैं और 5 अलग अलग राज्यों तक ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच गया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा 9 केस हैं, महाराष्ट्र में 8 केस हैं, दिल्ली में 1, कर्नाटक में 2 और गुजरात में 1 मरीज है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है। तो एक दिन पहले तक जो केसेस 4 थे वो बढ़कर अब 21 हो गए हैं। 5 राज्यों तक ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच गया है। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 956 केस इस वेरिएंट के अब तक पाए गए। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में इस वेरिएंट के पाए जाने की पुष्टि वैज्ञानिकों ने, वहां के डॉक्टर्स ने की थी और उसके बाद 26 नवंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना। दुनिया भर के देशों की तरफ से पाबंदियां लगनी शुरू हुई। कई जगह पर इंटरनेशनल फ्लाइट का ऑपरेशन रुक गया। भारत में अब तक 21 केस पाए गए। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता डायरेक्टर हैं जिम्स के, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ रही हैं और डॉक्टर DR राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता, एक दिन पहले 4 केसेस थे, बढ़कर हो गए हैं अब 21 केस। 5 राज्यों तक पहुंच गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट। जिस तेजी से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं इस वेरिएंट के, भारत को अब क्या करना होगा? आम नागरिकों को किस तरह की सावधानी रखनी होगी? देखिए, मैं सबको आपके जरिए बता देना चाहता हूं कि डेफिनेटली दिस इज ए कॉज ऑफ कंसर्न, लेकिन इसमें पैनिक नहीं हमें करना है। वायरस जैसे हमने देखा पहले अल्फा या फिर बीटा, गामा, डेल्टा, भी ओमिक्रॉन, तो ये स्वाभाविक था कि वेरिएशन आएगा नया, लेकिन ये थोड़ा आश्चर्यजनक वेरिएशन है बिकॉज इसमें इट इज हेवीली म्यूटेटेड और ज्यादातर म्यूटेशन एक स्पाइक प्रोटीन्स में है, जिससे इसकी पेनिट्रेशन शक्ति थोड़ी ज्यादा है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है और ज्यादा कंटेजियस है। लेकिन इस एक सिल्वर लाइनिंग में एक अच्छा भी है कि इससे मृत्यु दर बढ़ी नहीं है। एक नया वायरस है जो अभी इसका जो नेचुरल हिस्ट्री है वो अभी इवॉल्व हो रहा है। अगले 2 हफ्ते में शायद हमें और पोजीशन क्लियर होगी, लेकिन इतना जरूर है, अभी आपने जो देखेंगे 4 से 21 केस हो गए हैं हमारे इंडिया में और इसमें से ज्यादातर केसेस हैं कि पूरी की पूरी फैमिली अफेक्टेड है या उसके जो कॉन्टेक्ट में आए थे वो अफेक्टेड हैं। तो ये ट्रांसमिसिबिलिटी, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इससे बच के आपको रहना पड़ेगा। जहां तक कि सीवियरिटी है, इनमें ज्यादातर केसेस में कोई भी केस ऐसा नहीं है कि जिसको ऑक्सीजन की जरूरत हो, जिसको कोई हॉस्पिटलाइजेशन बीमारी की वजह से करना पड़ रहा हो। तो ये एक अच्छी बात है कि ट्रांसमिसिबिलिटी जरूर है, लेकिन इसकी इन्फेक्टिविटी मतलब सीवियरिटी ज्यादा नहीं है। डॉक्टर DR राय, जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मुझे लगता है ये बात थोड़ा सा और खतरे की तरफ इशारा करती है, क्योंकि ज्यादा सीवियर है नहीं, लक्षण कोई बहुत ज्यादा अलग, सिम्टम कोई बहुत ज्यादा अलग नजर आते नहीं है, फैलता बहुत तेजी से है। जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग करके ये पता लगे कि आप कौन से वेरिएंट से संक्रमित हैं, आपके संपर्क में आए कई लोग संक्रमित हो सकते हैं। विशाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और एज हमारी सबसे बड़ी चिंता इसी बात के ऊपर है। अब एक दिन के अंदर 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं केस, 4 से 21 हो जाते हैं और अभी ये जो 21 लोग हैं, कितने लोगों के कॉन्टेक्ट में आए हैं, वो हो सकते हैं एसिम्प्टोमेटिक हो। जब तक उनके सैंपल लेके ट्रेसिंग करके ट्रैक करके उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ना भेजा जाए, हम गारंटी से नहीं कहते कि सिर्फ हमारे पास 21 ही केस है। और दूसरी चीज, दूसरे देशों के अंदर भी आप देख लीजिए कि कितनी त्राही मची हुई है इस चीज के लिए। आज की तारीख में हम लोग जितने लापरवाह हैं, मार्केट हमारे बिल्कुल भरे पड़े हैं, कोई आदमी अपना मास्क लगाने को तैयार नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो हमारे यहाँ बात ही नहीं होती। एक तो पॉपुलेशन की वजह, दूसरा लोग बाग बिल्कुल परहेज नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमारे लिए बहुत ही कंसर्न की जरूरत है, क्योंकि सेकेंड वेव के अंदर हमारे देश ने, हमने और हमारी जनता ने बहुत दुख देखे हैं और मैं नहीं चाहता, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिन हमें दोबारा देखने पड़े। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम स्ट्रिक्टली कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करें। आज की तारीख में मैं फिर कह देता हूं कि डबल मास्क हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। बिना मास्क के घर से मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहिए और अपने आप को वॉलंटरली जाके अपने आप को पेश कीजिए लेबोरेटरीज के अंदर। अब मैं फलाना के कांटेक्ट में आया, वो आदमी यूरोप से आया था, ये वो आदमी अफ्रीका से आया था,
या उसको तबीयत खराब है, तभी हम उनको ट्रेस कर पाएंगे। तो मैं कहूंगा कि हमको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। थर्ड चीज है कि अभी आज की तारीख में हमने 127 करोड़ जनता को हमने वैक्सीनेशन दे दिया है। हमारी दोनों डोज वैक्सीन करीब 40 करोड़ लोगों को, अभी 35-40 करोड़ लोगों को मिल चुकी है, बाकी हमारी सिंगल डोज मिली है। और जो अभी हमारे को केसेस मिले हैं ओमिक्रॉन के, तो जो बड़े लाइट मिले क्योंकि वो डबल वैक्सीनेटेड थे, दोनों डोज मिली हुई थी। तो हमारा दिमाग उस तरफ ज्यादा जा रहा है कि हमको अपनी पॉपुलेशन को सबको वैक्सीनेट करना बड़ा सख्त जरूरत है। और साथ में बच्चों को वैक्सीनेट अगर नहीं करेंगे तो अगर बच्चों के अंदर फैल गया तो हमारे लिए और मुश्किल आ जाएगी। ठीक है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, एक सवाल बार बार उठता है जब दुनिया के अलग अलग देश जो कदम उठा रहे हैं आप उन्हें देखते हैं, तो एक सवाल आता है कि क्या हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे, कहीं हम कुछ देरी तो नहीं कर रहे। कई ऐसे देश है जिन्होंने अपने बॉर्डर सील कर दिए, कई जगह पर जो पार्शियल लॉकडाउन है वो लग गया है, कई देशों में बूस्टर डोज लगाने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में जो लोग भारत में हैं उनके मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं। देखिए विशाल जी, डेफिनेटली जब आप पेंडेमिक जैसी स्थिति में होते हैं तब हमें बहुत सारे अलग अलग दिशाओं में काम करने की जरूरत होती है। एक ही पहलू पे चलने से हम पेंडेमिक को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है अगर आप देखें कि सरकार ने बहुत प्रोएक्टिवली होकर के कदम उठाए और जो भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं देश में उन सभी पर टेस्टिंग ट्रैकिंग की जा रही है, सीक्वेंसिंग की जा रही है, ताकि हम समय से पहले पता लगा सके और इन लोगों को आइसोलेट कर सके जो कि और संक्रमण फैला सकते हैं। वहीं साथ में जरूरी ये भी है कि जिस तरह से गंभीरता के साथ हमारा जो इस वक्त टीकाकरण अभियान चल रहा है, और अभी आपने जैसे बोला भी कि हम हर घर दस्तक जो है उसको और ज्यादा विस्तार से लेके जाने वाले हैं आगे, ऐसे में बूस्टर डोज के ऊपर भी जरूर हमें एक जल्द से जल्द निर्णय लेने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से यूके, इजराइल सभी देशों से स्टडीज सामने आई हैं, उससे साफ तौर से दिख रहा है कि जो इम्यूनिटी लेवल है, जिन लोगों को काफी पहले लगभग साल भर हो गया है वैक्सीन लगे हुए, उनका इम्यूनिटी लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और उसको दोबारा से एक्टिवेट करना और उनको और बेहतर सुरक्षा देने की जरूरत है। तो हमें बूस्टर डोज के ऊपर जल्द से निर्णय लेना होगा, खास तौर से फ्रंटलाइन जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए, क्योंकि उन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी। साथ ही में बच्चों का वैक्सीनेशन भी हमारे लिए बिल्कुल इस वक्त प्राथमिकता पर आ जाना चाहिए और जो हमारे हाई रिस्क चिल्ड्रन हैं उनसे हमें शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों में हम ज्यादा तीव्र बीमारी भी देखते हैं। अगर अभी तक आप देखें तो पहली और दूसरी लहर में बच्चों में जितने भी इन्फेक्शंस हुए हैं वो ज्यादातर माइल्ड रहे, लेकिन जो बच्चे पहले से बीमारियों से ग्रसित थे, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था, आपने बच्चों की बात की तो मैं जानना चाहूंगा, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 साल से छोटे बच्चों के संक्रमण की खबरें आ रही हैं। जो हमारे पास लिमिटेड जानकारी है उसके मुताबिक कितना असर बच्चों पर कर रहा है ये वेरिएंट? जी देखिए, साउथ अफ्रीका से जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बात की चिंता जताई है कि जहां एक तरफ वो यंग लोगों में इन्फेक्शन होते देख रहे हैं, वहीं 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें भी इन्फेक्शन होते देख रहे हैं। अभी तक सभी जगह से माइल्ड सिम्टम्स या माइल्ड केसेस की ही पुष्टि हुई है, लेकिन ये चिंताजनक है। और डेल्टा वेरिएंट के साथ भी हमने ये देखा था कि बच्चे अछूते नहीं रहे थे। जब परिवार में माँ या बाप या किसी को भी कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा तो बच्चे भी स्वाभाविक तौर से इन्फेक्टेड हो रहे थे। जरूर मैक्सिमम केसेस में हमने माइल्ड केसेस देखे, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुछ बच्चे सीरियस भी होते हैं। हमने मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स बच्चों में भी देखे हैं, जो कि काफी घातक हो सकता है बच्चों के लिए। इसलिए अभी हम हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते और ये नहीं सोच सकते कि बच्चों में माइल्ड डिजीज होगी, या सीरो सर्वे से ये पता चल चुका है कि बच्चों में भी काफी एंटीबॉडीज जो है स्वाभाविक तौर से बन चुकी हैं। हमें डेफिनेटली अपने वैक्सीनेशन की तरफ तेजी से देखना होगा और भारत में 2 वैक्सीन पहले ही अप्रूव हो चुकी हैं। अब सरकार को उनको रोल आउट करना है और एक स्ट्रैटेजाइज वे में रोल आउट करना है, और मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा वक्त है कि हमें उसको आउट कर लेना चाहिए। डॉक्टर राकेश, आज मीटिंग है वैक्सीनेशन पर बनाए हुए टेक्निकल ग्रुप की। 2 बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, एक तो बूस्टर डोज और दूसरा बच्चों की वैक्सीन। हम किस स्टेज में हैं? देखिए, हम ऑलमोस्ट सारी ट्रायल पूरी हो चुकी है, वैक्सीन भी तैयार है। ओनली खाली गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है कि उसको रोल आउट कैसे करेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बूस्टर डोज भी खासतौर से एल्डरली को और हाई रिस्क को दे कैन स्टार्ट इनिशियली, बाद में, और बच्चों की वैक्सीन। तो 5 साल से ऊपर बच्चों की वैक्सीन डेफिनेटली तैयार भी है हमारे पास। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट अभी तक, क्योंकि ये ओमिक्रॉन ने थोड़ा सरप्राइज हमें दे दिया है, हमारी तैयारी पहले से ही है, तो लेकिन अभी
गवर्नमेंट का डिसीजन मेरे को लगता है कि जल्दी आ जाएगा और बच्चों की वैक्सीन भी और बूस्टर डोज में भी मेरे को लगता है अभी कुछ ही दिनों में ये स्टार्ट हो जाएगा और होना भी चाहिए, बिकॉज जितना भी देखा गया है वैक्सीन्स मे नॉट बी फुल्ली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओमिक्रॉन, बट डेफिनेटली जिन लोगों में ओमिक्रॉन पाया भी गया है सारे के सारे ज्यादातर वैक्सीनेटेड थे, लेकिन क्योंकि वो वैक्सीनेटेड थे इसलिए उनको जो बीमारी बहुत माइल्ड है या एसिम्प्टोमेटिक है, तो वैक्सीन्स जरूरी है कि जो रह गए उनको भी लगाना है। बूस्टर डोज पे भी हमें डिसीजन लेना है और बच्चों के लिए भी वैक्सीन जो अभी तैयार है हमारे पास उसको भी जल्दी से रोल आउट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डी.आर. राय, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर स्वाति बाइजपुरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारा मकसद यही है कि आप डरे नहीं, सही जानकारी आप तक पहुंचे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.